हेलो एवरीवन, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी समझाने वाला हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड बहुत सारा क्वेरीज कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, उसके लिए क्या पढ़ाई करना पड़ता है। और अभी आप जिस क्लास में है, स्कूल लेवल को मैं पर्टिकुलरली एड्रेस कर रहा हूँ, तो स्कूल लेवल में आप जो भी क्लास में है वो सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वीडियो से पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखा है। एक यहाँ से अभी 9 मंथ से को, दूसरा है 6 मंथ से को। तो ये पहला वाला था 10th के बाद आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा था 10th और 12th के बाद क्या कर सकते हैं। तो ये पहले और दूसरे वीडियो में बहुत सारे क्वेरीज है आप सभी के कि सर और एक्सप्लेन कीजिए, इसमें क्या पढ़ाई करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग ये क्लास में है तो क्या पढ़ सकते हैं हम लोग। तो क्लास स्पेसिफिक ये वीडियो को और डिटेल में समझाने के लिए मैं आज के इस क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपका क्लास लेवल, आप अभी कौन से क्लास में हैं। तो जो भी क्लास में है उसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले को मैं मान लेता हूँ ए में है, दूसरे में आप बी में है, तीसरे में आप सी में है। अब ये ए बी सी मतलब क्या है, अगर आप ए में है तो आपका क्लास हो सकता है क्लास 6, 7 और 8। ये तीनों क्लास में से आप किसी भी क्लास में हो सकते हैं। जो क्लास बी होगा इसमें आप अपने को मान लीजिए क्लास 9th 10th में, और क्लास सी में होगा आपका क्लास 11th और 12th। तो ये 3 सेक्शन में आप खुद को डिवाइड कर लीजिए। आप जो भी सेक्शन में है पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आप ए में है या फिर बी में है या फिर सी में है। जो भी सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि सर मैं क्लास ए में हूँ, बी में हूँ, सी में हूँ। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि सर आपने क्लास ए बी सी में क्यों डिवाइड किया, आप 6 से लेकर 12 तक क्यों नहीं बोले। क्योंकि जो भी मैं टिप्स प्रोवाइड करूंगा वो वैलिड रहेगा क्लास 6 से लेकर 8 के लिए। जो भी टिप्स रहेगा वो कॉमन रहेगा, यानी कि क्लास 7th के बच्चा जो चीज़ फॉलो करेगा 8th का बच्चा भी वही चीज़ फॉलो करेगा। और नेक्स्ट लेवल पे क्लास बी में क्लास 9th का बच्चा जो फॉलो करेगा 10th का बच्चे के लिए भी वही सेम चीज़ रहेगा, थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस। और 11th 12th के लिए भी सेम रहेगा। जो क्लास 6th के लिए रहेगा वो 12th के लिए सेम नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आप पहले खुद डिसाइड कर लीजिए कौन से क्लास में है, उसके रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब पहले हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि क्या क्या आपको सीखना पड़ेगा, ओवरऑल में आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें, एसई बोलते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपको कोडिंग बहुत ज़रूरत है, आपको कोडिंग सीखना ही पड़ेगा। अब मुझे पूछते हैं कि सर कोडिंग एक्चुअली क्या होता है, कैसे हम लोग कोडिंग सीख सकते हैं। तो मेरा एक 15 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं समझाया हूँ कि व्हाट एक्चुअली इज कोडिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग। आपको वो वीडियो दिख जाएगा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग मैं समझाया हूँ वहाँ पे। 15 वीडियोस उसमें है, और उन 15 वीडियोस में मैं पाइथन प्रोग्रामिंग को लेके शुरू किया हूँ। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब ये पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिकली आपको पूरा बेसिक चीज सिखाया हूँ। वहां पे काफी सारे बच्चे आके बोलते हैं कि सर आप इतना बेसिक क्यों सिखा रहे हैं, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। बेटा वो चीज आपके लिए नहीं है। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि प्रोग्रामिंग क्या होता है और कोडिंग क्या होता है, पाइथन क्या होता है, उनके लिए है वो वीडियोस। आप एडवांस स्टूडेंट है, आपको अगर बेसिक्स ऑलरेडी पता है तो आपके लिए एडवांस वीडियो होगा ऑब्वियसली। तो आप मान के चलिए कि आपको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो 15 वीडियोस आप देखेंगे, अच्छे से आपको कोडिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग आपको सीखना ही है। कोडिंग के साथ साथ आपको मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये भी साइड बाय साइड आप इंपॉर्टेंस दीजिए। मैथ्स अभी आप जिस भी क्लास में है आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो बाद में होगा ना, अभी पहले आप स्कूल का पढ़ाई करेंगे। तो स्कूल में आप जिस लेवल पे हैं पहले आप अपने स्कूल के पढ़ाई में मैथ्स को अच्छे से कीजिए। अब कोडिंग के लिए समझने के लिए वो 15 वीडियो सफिशिएंट है। वहां पे मैंने डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल फोन में कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो सारा चीज मैं वहां पे कवर किया हूँ। बेसिक चीजें ऐसा मत सोचिए कि वो कोडिंग सीख के आप ऐप बना देंगे और आप वेबसाइट बना लेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। वहां पे आपको समझ आएगा कि कैसे काम करता है प्रोग्रामिंग, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और सारे लैंग्वेज में वो सारा चीज सेम होता है। अब जो आपके पास फ्री टाइम बचेगा वो फ्री टाइम में आप लोग सीख सकते हैं प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग। तो फ्री टाइम में कैसे सीखेंगे, तो उसको सीखने के लिए आपको क्या क्या लैंग्वेज रिकमेंड मैं करूंगा, तो वहां पे पहले वाले वीडियो में मैं सी, सी प्लस प्लस, जावा ऐसे बताया था। अभी मैं बताना चाहूंगा, अच्छे से देखिए। तो पाइथन आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं।
पाइथन सीखने से क्या होगा, मार्केट में इसका तो डिमांड है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है पाइथन का, और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन लाइब्रेरीज के लिए जब आप काम करेंगे तो ऑलरेडी आपको दिखेगा कि ऑलरेडी उसके लिए एक फंक्शन है जो कि काम कर सकता है, तो वो पाइथन आप शुरू कर सकते हैं, या फिर आप सी प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं, उसके बाद सी प्लस प्लस, और मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जावा। फिर वेब डेवलपमेंट के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 चीज़ आप करना स्टार्ट कर लीजिए। तो अगर बिगिनर फ्रेंडली देखा जाए तो पाइथन बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि पाइथन मैंने भी खुद सीखा हुआ है और मैं बच्चों को पढ़ाया भी हूँ, तो मुझे पता है कि पाइथन का क्या लेवल है और सीखने के लिए बहुत ईजी रहेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से सीखना है, तो आप जावा या फिर सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्कशन के लिए। अब क्लास वाइज डिस्कशन के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप क्लास अगर 6, 7, 8 में है, आपको तो मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप 9th 10th में तब भी आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। अब 11th 12th में भी आपको मैथ स्ट्रॉन्ग करना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, जब आप 10th कवर करेंगे 10th के बाद क्या सब्जेक्ट लेंगे। तो पहले ये कॉमन क्लास की बात कर लेते हैं, मतलब ये आपका ए था और ये आपका बी था। ए बी में आपको मैथ्स तो पढ़ना ही है, मैथ्स के साथ साथ अपने जो पढ़ाई कवर करते हैं ना, वहाँ पे एसएसटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आपका साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। मैथ्स और साइंस, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 11th 12th में आपको क्या यूज़ होगा उसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद ही आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे। तो मैथ्स और साइंस ये दोनों सब्जेक्ट को आपको केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आप अच्छे से पढ़िए और किसी में फेल मत हुई, सभी में अच्छे से नॉलेज गेन कीजिए, ठीक है। और साइड बाय साइड आप कोडिंग कैसे करेंगे, बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म में अगर बताऊं जिसको बोलते हैं गिग्स फॉर गिग्स, इसको आपको जानना ही पड़ेगा। गिग्स फॉर गिग्स फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो आप गूगल पे जाके सिंपल ये वेबसाइट को आप सर्च कर लीजिए, गिग्स फॉर गिग्स। तो गिग्स फॉर गिग्स में आपको कोडिंग रिलेटेड बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। उसमें एक सीक्वेंस में लेक्चर्स वगैरह भी गिवन है, तो वो लेक्चर्स को आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप 10th कवर करते हैं, वहाँ पे हमारे पास चॉइस आता है। 10th कवर करने के बाद आपके पास 3 चॉइसेस रहता है कि हम लोग साइंस में जाएंगे, या फिर आर्ट्स में जाएंगे, या फिर कॉमर्स में जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों में से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है साइंस। तो साइंस से आप लोग 11th और 12th कर लीजिए, और उसमें अगर सब्जेक्ट की बात करें वो आपका रहेगा PCM। और आर्ट्स के अगर स्टूडेंट हैं या फिर कॉमर्स के आप स्टूडेंट हैं, तो आप लोग अगर ले लिए हैं, देखिए ऐसे भी ऑप्शन है कि आप लोग अभी 11th 12th में देख रहे हैं और आप आर्ट्स और कॉमर्स से हैं, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आप डिप्लोमा करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेके, कंप्यूटर साइंस लेके या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं, और उसके बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है डिप्लोमा वाला, ठीक है। लेकिन अब 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो बेस्ट चॉइस रहेगा। ये PCM क्या होता है सर, PCM होता है आपका फिजिक्स, जो P होता है वो है फिजिक्स, C का मतलब है केमिस्ट्री, ठीक है, और M का मतलब है मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। उसके अलावा आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट जो इंग्लिश रहता है, वो आपका इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा, कॉमन रहेगा सभी के लिए। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हो सकता है वो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं अगर आपके स्कूल में है तो। अगर नहीं है कंप्यूटर साइंस तो आपको लेना पड़ेगा जो होता है बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। अगर आपको मन नहीं है, और अगर आपके पास PHE है, PHE मतलब फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, तो ये सब्जेक्ट लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल कॉम्बिनेशन बताऊं तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था,
उसके साथ इंग्लिश था और उसके साथ मेरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस अवेलेबल था, तो मैं ये कॉम्बिनेशन लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या क्या फॉलो किया मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे बैकग्राउंड अगर देखें तो 6 से लेकर 10th के बीच में मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन पता था कि प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा चीज होता है जो कि बस मैं क्लास 11th में जाने के बाद सीख सकता हूं, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट यूट्यूब का इतना एक्सेस नहीं था, महीने का 1 GB डेटा मिलता था। तो आप भूल ही जाइए कि आपको जो आज के डेट में एक दिन का 1.5 GB इंटरनेट मिलता है। ठीक है, वो मेरे टाइम में नहीं था और मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था इतने अच्छे से कि ये सब ले लेना और उसके बाद ऐसे पढ़ाई कर लेना। बस मुझे ये पता था कि 9th 10th में जब आया मैं 11th 12th में हम लोग चॉइस ले सकते हैं। तो साइंस के साथ मुझे कंप्यूटर साइंस लेना था और आगे भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में ही कुछ काम करना था, वो मुझे पता चल गया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बन सकता हूं, इतना मुझे क्लियर था। तो 11th में जैसे ही मैं एंटर किया मैं कंप्यूटर साइंस ले लिया। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, अगर आप आर्ट्स कॉमर्स है तो डिप्लोमा कर सकते हैं। काफी लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो 10th के बाद ना तो मैं डायरेक्टली डिप्लोमा कर लूंगा या फिर डायरेक्टली मैं अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है, मेरे लिए क्या चॉइस है। तो अगर आप डायरेक्टली डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्टली LE कर सकते हैं। LE मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लैटरल एंट्री। ठीक है, लैटरल एंट्री। लैटरल एंट्री से क्या होगा भाई साहब, लैटरल एंट्री से आप बीटेक में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर बीटेक स्टार्टिंग से भी पढ़ना चाहें तो स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मैं बता दिया, यहाँ पे ये वाला जो चॉइस होगा ये आपके लिए बेस्ट होगा। अब 11th 12th के बाद क्या करेंगे, ये जो ब्रांच चूज करना और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेना, ये कैसे होगा भैया, ये थोड़ा बता दीजिए। इसको मैं समझाने के लिए आपको ईयर वाइज समझाता हूँ। तो 6 से लेकर आप 10th तक पढ़ाई किए, ये तो सभी के लिए कॉमन रहेगा। तो 10th के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा अगर आप करेंगे तो डिप्लोमा आपका हो जाएगा हाउ मेनी इयर्स, डिप्लोमा विल बी 3 इयर्स। ठीक है, और इसके बाद बीटेक में आप सेकेंड ईयर बीटेक आप एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी बीटेक को बोलते हैं। तो सेकेंड ईयर में जब ले लेंगे तो 4th ईयर तक करेंगे, तो यहाँ पे और 3 साल का हो गया। ठीक है, तो 10th के बाद आप अगर ओवरऑल जोड़ेंगे तो ओवरऑल आपको दिखेगा ये 6 इयर्स। ठीक है, 6 साल में आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 6 to 10th पढ़े, फिर यहाँ पे 11th और 12th किए। ठीक है, 11th और 12th, 11th 12th करने के बाद ये आपका 2 इयर्स का प्रोग्राम हो गया। 2 इयर्स प्रोग्राम होने के बाद बीटेक तो आप फर्स्ट ईयर से करेंगे, तो बीटेक जो होता है ना ये आपका 4 साल का प्रोग्राम होता है। सो यहाँ पे 4 इयर्स हम लोग जोड़ देंगे। 4 इयर्स जोड़ने के बाद टोटल यहाँ पे भी हो गया 6 इयर्स। और एक तीसरा कॉम्बिनेशन है जो कि है आप 6 to 10th किए, उसके बाद डिप्लोमा किए। ठीक है, डिप्लोमा पूरा 3 इयर्स किए, और यहाँ पे आप लैटरल एंट्री ना लेके डायरेक्टली फर्स्ट ईयर बीटेक से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 4 इयर्स पूरा पढ़ना पड़ेगा बीटेक। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इयर्स। तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि हम लोग 6 इयर्स वाला ऑप्शन ले और जल्दी पढ़ाई कर लें। और यहाँ पे जो सेकेंड ईयर बीटेक में आप एडमिशन लेंगे इसी को हम बोलेंगे LE, जिसको मैंने बोला था ऊपर कि लैटरल एंट्री। ठीक है, लैटरल एंट्री के जरिए से आप लोग सेकेंड ईयर में ले सकते हैं। मेरे भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो ये सेम चीज़ को फॉलो करके पढ़ाई किए हैं। अब यहाँ पे उनको एक चीज़ में दिक्कत होता है जो मैंने पर्सनली आइडेंटिफाई किया है। क्या है वो चीज़, जो दिक्कत वाला मेन पॉइंट है वो ये है कि मैथमेटिक्स वो लोग नहीं पढ़ते हैं या फिर मैथमेटिक्स में वो वीक हो जाते हैं। तो मैथ्स वीक होने का यहाँ पे मेनली 2 रीज़न होता है। क्या 2 रीज़न होता है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सो मैथ्स मैंने लिखा, तो मैथ्स वीक होने का 2 रीजन होता है। एक, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया लेकिन प्रैक्टिस आपका सही से नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आप नहीं करते हो इसीलिए आपको मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो है टीचर के वजह से। टीचर जो होते हैं आपके पास अच्छे टीचर नहीं होते या फिर कॉन्सेप्ट वो आपको अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको मैथ से इंटरेस्ट चला जाता है। तो मैं अपने चैनल में मैथ्स रिलेटेड कुछ कुछ ट्रिक्स रेगुलर बेसिस पे अपलोड कर रहा हूँ। आपको भी अगर मैथ्स में किसी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है मुझे बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको वो चीज़ समझा के अच्छे से क्लियर कर लूँगा। ठीक है, समझ आ गया मैथ्स को कैसे इंप्रूव करना है। प्रैक्टिस भाई डेली करना है। यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा टिप मैं दे देता हूँ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको और बताऊंगा। जो ब्रांच स्पेसिफिक मैंने अभी बताया नहीं है, बीटेक में हम लोग एंटर करेंगे।
ठीक है, हर क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा। जितना मैंने लगभग 1400 कमेंट मैंने पढ़ा हुआ है दोनों वीडियो को मिला के, और 1500 से ज्यादा जो कमेंट्स है सारा तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं एक एक करके। ठीक है, तो मैं बोलता हूं भाई आप दिन में मेडिसिन लिया करो। क्या मेडिसिन लोगे भाई? दिन में 2 टाइम्स मेडिसिन लिया करो। काफी लोगों को मेडिसिन पता है, ये जो मेडिसिन है ना दैट इज रिवीजन। अगर आप रिवीजन हर चीज को डेली करते हो, एक सुबह उठने के बाद, एक दूसरा जो होता है रात को सोने से पहले, अगर आप रिवीजन करोगे ना हर कॉन्सेप्ट का, हर चीज का, हर फॉर्मूला का, हर डायग्राम का, तो आपको कभी भी कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी नहीं होगा। आप हमेशा अच्छे से चीजों को समझते जाओगे, सीखते जाओगे और भूलोगे नहीं। तो ये प्रैक्टिस लेवल भी वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब मैथ्स यहाँ पे हो गया, रिवीजन हो गया, मेडिसिन हो गया। अब थोड़ा बीटेक में एंटर करते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आई गेस सो। 6 to 10 आपको पढ़ना है, साइड में जब फ्री टाइम मिलेगा ट्यूशन वगैरह के बाद, तो वहां पे आप ऑनलाइन कोडिंग वगैरह सीखना स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप बेस्ट चॉइस तो मैंने बता दिया, जो मैंने ये करा हुआ है, ये मिडिल वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका बेस्ट चॉइस रहेगा। 6 to 10 किए, 11 12 किए, उसके बाद बीटेक 4 साल का, और टोटल 6 साल में आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जॉब कैसे मिलता है वो भी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं बीटेक। अब बीटेक क्यों करना है सर? क्योंकि बीटेक में आपका बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसमें तरह तरह के ब्रांच होते हैं। जैसे आप 10th के बाद स्ट्रीम चूज करते हो, स्ट्रीम में आपका साइंस स्ट्रीम हो गया, आर्ट्स स्ट्रीम हो गया, कॉमर्स स्ट्रीम हो गया। अब यहाँ पे जब आप ब्रांच चूज करोगे, यहाँ पे सैकड़ों ऑप्शन है, मतलब लिटरली सैकड़ों ऑप्शन है। वहां पे आपका कंप्यूटर साइंस आएगा, मैकेनिकल आएगा, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारे, केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे। अब वो ब्रांच में से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कौन सा ब्रांच चूज करें? तो उसके लिए आप सोचिए थोड़ा सा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिलेटेड आप काम करोगे। अब सॉफ्टवेयर रिलेटेड अगर आपको काम करना है तो क्या चीज होना चाहिए? प्रोग्रामिंग होना चाहिए उसमें, और सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप होना चाहिए। ये कौन से चीज में होगा? ये आपका कंप्यूटर साइंस में होगा। और काफी लोगों को कंप्यूटर साइंस अगर नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन उनके लिए होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। किसी किसी कॉलेज में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं। तो ब्रांच आपको चूज करना पड़ेगा सीएस ब्रांच, जिसको सीएसई भी बोलते हैं। इसका अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं यहां पे, वो होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो सीएसई हमारा फुल फॉर्म यहां से कंप्लीट हो जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और काफी लोगों को अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होता है हमेशा कंप्यूटर साइंस के लिए, अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता है तो आप आईटी ले सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहां पे भी आपका ऑलमोस्ट 80% सेम होता है। मैंने एक वीडियो बना रखा है सीएसई वर्सेस आईटी, तो ये दोनों में आप डिफरेंस पता लगा सकते हो, क्या एक्चुअली डिफरेंस होता है। और बहुत डिटेल में वो वीडियो में मैंने समझाया है कि क्लास 11th 12th में सीएस और आईटी में क्या डिफरेंस होता है, और बीटेक लेवल में सीएस और आईटी में प्लेसमेंट रिलेटेड, आपका पैसा और फीस रिलेटेड बहुत सारा मैंने डिफरेंस वहां पे डिस्कस किया है। इस वीडियो में वो सारा चीज अभी बात नहीं करते हैं। और मैं आई बटन में दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में, डिस्क्रिप्शन में, सभी जगह आपको मिल जाएगा ये वीडियो का लिंक। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आप एक बार कंप्यूटर साइंस ले लिए, कंप्यूटर साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या आप पढ़ाई करेंगे, किस पैटर्न में या फिर किस स्टेप बाद क्या करेंगे, वो चीज हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। तो सीएसआईटी में आप लोग एडमिशन ले लिए, तो काफी लोग बोलेंगे कि सर अगर मैं सीएसआईटी में एडमिशन नहीं लेता हूं, कॉलेज अच्छा है, मुझे सीएसआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या मैं सीएसआईटी ना लेके वो कॉलेज ही छोड़ दूं, दूसरे कॉलेज में लूं? वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आप किसी दूसरे ब्रांच में एडमिशन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप ईसी में एडमिशन ले लिए, ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अब ईसी लेने के बाद जो फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। काफी बार कॉलेज लेवल में क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 8.5 सीजीपीए प्लस लाते हो, ठीक है, 8.5 सीजीपीए प्लस, तो आपको ब्रांच चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या कर सकते हो आप अपना ब्रांच चेंज कर सकते हो। तो ब्रांच चेंज करने से क्या बेनिफिट होगा ना, सीएस से मतलब ईसी से आप डायरेक्टली सीएस में शिफ्ट या फिर स्विच कर सकते हो, लेकिन यह रिस्क में कभी मत लेना। जैसे मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में सीएस मुझे नहीं मिला था,
तो मुझे बोला गया कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए और जब नेक्स्ट काउंसलिंग आएगा उसमें कंप्यूटर साइंस हो जाएगा, अदरवाइज आप इसी में एडमिशन ले लीजिए और नेक्स्ट बार में आपको कंप्यूटर साइंस मतलब स्विच कर सकते हैं, आप सेकेंड ईयर में स्विच कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर जनरली सब्जेक्ट्स कॉमन रहता है, मैंने आपको वो वीडियो में बताया है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में, कि आपको सारा सब्जेक्ट सेम देखने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में ऑल ओवर इंडिया, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो। तो जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो आपको ब्रांच स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा। तो मैंने बोला नहीं, मुझे जब भी जाना है, जहां भी जाना है, बस कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जाना है, ये स्विच विच के धंधे में मैं नहीं जाऊंगा। तो लकीली मुझे सेकंड काउंसलिंग में कंप्यूटर साइंस मिल गया और कंप्यूटर साइंस में मेरा एडमिशन हो गया। तो ब्रांच चेंज मैं बिल्कुल नहीं मतलब करना रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको हो रहा है तो कर लीजिए, अगर बाई चांस आप बहुत अच्छे कॉलेज में लिए हैं और वहां पे आपका इसी पे हो गया है और आप कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं तो ठीक है, ब्रांच चेंज करके ले लीजिए। अदरवाइज मेरे तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहली बार में अगर आपको कंप्यूटर साइंस हो जाता है, कंप्यूटर साइंस नहीं तो आईटी आप पहली बार में ले सकते हैं, ठीक है। आईटी इज ए वेरी गुड ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपको 80% सेम चीज ही मिलेगा, कुछ कुछ सब्जेक्ट अलग हो सकता है, ठीक है। सीएस और आईटी के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं इसके बाद हमारा जॉब कैसे लगेगा। तो जॉब के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा ना, तो हर एक कॉलेज में प्लेसमेंट आता है, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में। टीयर 1 टीयर 2 वो तो होता है, जैसे आपका आईआईटी हो गया और आपका एनआईटी हो गया, उसके बाद कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं आपके स्टेट वाइज, तो आपको प्लेसमेंट वगैरह हर कंपनी में आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक सवाल आता है स्टूडेंट्स लोग का कि कौन सा एग्जाम देंगे ताकि हम लोग का एडमिशन हो जाएगा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो एग्जाम की बात करें, जैसे आप 12th कंप्लीट करते हैं, ठीक है, 12th का आपका बोर्ड एग्जाम हो जाता है मार्च के महीने में अराउंड। इस बार तो थोड़ा सा कोरोना की वजह से शिफ्ट हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या होगा ही, आपका मई के महीने से शुरू हो रहा है, उसके बाद ही एग्जाम्स होगा, लेकिन जनरल मैं सिनेरियो बता रहा हूँ। मार्च के महीने में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाता है हर साल, तो मार्च के बाद आपका अप्रैल महीने में, ठीक है, अप्रैल महीना या फिर मई के मंथ में ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत सारे होते हैं। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो कॉमन एंट्रेंस रहता है जिसको हम बोलते हैं जेईई, जेई के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब जेई एग्जाम आपको अपीयर करना पड़ता है। यहां पे देखो, क्वालिफाई और अपीयर दो चीज होता है। मेरा जो था, मैंने अपीयर किया था, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, यानी कि मेरा जो मार्क था वो उतना ज्यादा नहीं आया कि मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन मैं अपीयर किया था। तो अपीयर करने के बाद एक रैंक आएगा आपका, ऑल ओवर इंडिया का रैंक आएगा। अगर मैं आपको एस्टिमेटेड बताऊं तो लगभग 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स हर साल एग्जाम देते हैं, 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स। अब उनमें से बस 10,000 स्टूडेंट्स का आईआईटी में एडमिशन होता है, उसमें भी रिजर्वेशन वगैरह वो डिफरेंट चीजें। जो रैंक आएगा वो रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा किसी भी कॉलेज में। अब रैंक अगर आपका बहुत कम आया, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में आया, जैसे कि सपोज 5 लाख अराउंड आ गया, तो 5 लाख अराउंड आ गया तो आपको एडमिशन मिलेगा किसी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस कम है। लेकिन अगर आपका 1 लाख के अंदर आ गया तो 10,000 तो आईआईटी चले जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ एनआईटी चले जाएंगे, उसके बाद जो बाकी रहेगा वो आपके स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं या फिर कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रैंक होता है और वहां पे भी ब्रांच वाइज होता है। सबसे जो टॉप है वो है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, हर लोग जाते हैं। जो रैंक 1 से लेकर 50 तक आप मान सकते हो ना, तो वो आपका आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही ले लेते हैं। अब अपीयर करना है, यहाँ पे काफी लोग पूछते हैं कि क्या भैया हमें क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करने से क्या क्या बेनिफिट है मैं आपको समझा देता हूँ। क्वालिफाई मतलब आपका हमेशा कट ऑफ रहता है। सपोज आपका 360 मार्क्स का पेपर होता है, 360 मार्क्स से सपोज 82 मार्क्स आपका कट ऑफ रह गया, तो 82 मार्क्स से अगर आपका ज्यादा आ गया तो आप एडवांस के लिए अपीयर कर सकते हो, ठीक है। तो जेई में भी आपका दो चीज होता है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे मैंने जेई लिखा, तो जेई का दो चीज होता है। जेई में आपका एक हो गया जेई मेन, ठीक है, जेई मेन से एक होता है और एक होता है एडवांस। तो जेई मेन आप अपीयर तो सबको ही कर सकता है, ठीक है। अगर आपका बोर्ड में वैसे पूछता है 75%, वो भी शायद हट जाएगा वैसे जो मिनिमम क्राइटेरिया था। तो जेई मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको मौका मिल जाता है अपीयर करने का जेई एडवांस, ठीक है। तो जेई एडवांस आप अपीयर कर सकते हैं।
तो जेई एडवांस अगर ये वाला क्वालिफाई हो जाता है, ये वाला अगर क्वालिफाई हो जाएगा तो आप एडमिशन ले सकते हैं आईआईटीज वगैरह में। अगर वो क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेंस के बेसिस पे, जो आपका यहाँ पे क्वालिफाई हुआ था, इसके बेसिस पे आप एनआईटी वगैरह, ट्रिपल आईटी, तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या सर बस जेई एक एग्ज़ाम है जो कि हम दे के मतलब इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं? जी नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस में भी उनका अपना टेस्ट होता है। जैसे मैं अगर बताऊँ एसआरएम, तो एसआरएम चेन्नई का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, तो एसआरएम जेई दे के आप बस एसआरएम में एडमिशन ले सकते हो। तो एसआरएम के जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो एसआरएम के वो सारे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। तो उसके स्पेसिफिक एग्जाम होता है, तो उसका जेई से लेना देना कुछ नहीं है, बस आपको एसआरएम का एग्जाम देना पड़ेगा और वहां पे हो गया। काफी बार ये आपको सुनने में मिला होगा बिट्स एग्जाम, तो बिट्स पिलानी जो होता है वहां पे भी आप मतलब एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको बिट्स एग्जाम देना पड़ेगा, बिटसैट, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बिटसैट। और उसके बाद वीआईटी का भी अपना होता है एग्जाम, तो वीआईटी, ठीक है, एक मिनट, ये इरेजर को यहाँ से इरेज किया, हाँ, तो वीआईटी की मैं बात कर रहा था। तो वीआईटी में भी आपको वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम, उसका अपना एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम भी आप दे के क्वालिफाई कर लोगे तो वीआईटी में आपको, वीआईटी वेल्लोर होता है, तो वीआईटी वेल्लोर वगैरह में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और भी काफी सारे होता है, जैसे एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र के लिए आपका एमएसटी सीईटी होता है, तो वो एग्जाम देके महाराष्ट्र के सीईटी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो वो स्टेट स्पेसिफिक भी आपका सीईटी एग्जाम्स वगैरह होता है, जो सीईटी कॉलेज होता है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल चीज मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए बहुत जरूरी है अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो। पढ़ाई के रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारा चीज बता दिया। कोडिंग रिलेटेड मैंने आपको बताया कि कौन सा वीडियो आपको फॉलो करना पड़ेगा डिटेल में। तो ये जो नोट्स मैंने अभी समझा, ये पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ फाइल का लिंक भी, गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको समझना है, किसी और को समझाना है, तो पीडीएफ फाइल से समझा सकते हो, ये वीडियो का लिंक दे सकते हो, तो दोनों को साइड बाय साइड देख के समझ जाएगा। जैसे क्लास नोट्स होता है तो आप क्लास जैसा ही मान सकते हैं। और अभी हम लोग रिसेंटली एक काम करने वाले हैं, हम लोग अभी C++ का ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो C++ में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक समझा रहा हूँगा। डेली क्लासेस हम लोग करेंगे शाम के 7 बजे के आसपास, तो जब भी आप लोग फ्री रहिएगा वो क्लास को अटेंड कर लीजिए और चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेरी होता है, जैसे कॉमर्स स्टूडेंट कैसे की, वो भी मैंने आपको बताया। डिटेल छोटा छोटा वीडियो चाहिए, शॉर्ट्स भी हम लोग कुछ बना के डाल देंगे तो आपको समझ आ जाएगा और डिटेल में। कुछ और डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए ओपन है। लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं। और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, देखिए सब्सक्राइब जैसे ही बोलने लगता हूं तो काफी लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, काफी लोग अभी छोड़ के चले गए, लेकिन अभी आप सुन रहे हैं वीडियो को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आपके लिए स्पेशल मैसेज है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाकर आपको लिख लेना है कि मैंने वीडियो लास्ट तक देखा, जब तक आपने बोला कि यहां तक सुनिए, स्पेशल सरप्राइज। तो स्पेशल सरप्राइज ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं स्पेशल ट्रेनिंग देने वाला हूं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लेना है, और उनका कुछ कुछ डाउट्स है, अभी पढ़ाई में डाउट्स है, स्कूल लेवल में डाउट्स है, उसको भी मैं क्लियर करने वाला हूं। तो जो लोग मुझे स्पेशली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, अभी बहुत लोग चले गए हैं, आप लोग स्पेशल है, तो वो लोग क्या करें, मेरे मेल आईडी पे एक मेल कर लीजिए कि आई वॉच द वीडियो टिल एंड। ये वीडियो का टाइटल आप दे सकते हैं, हाउ टू बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी मैं डालूंगा, तो वो आपको मैं कोड बता देता हूं, एक सिंपल सा कोड, ठीक है, आस्क आकाश, ठीक है, हैशटैग आस्क आकाश, वो मेल में आप मुझे भेज दीजिए। तो मेल आईडी में यहां पे लिख लेता हूं, contact.akash.dash@gmail.com, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर कोई मुझे मेल नहीं भेजेगा, मैं नहीं चाहता कि हर कोई मुझे परेशान करे, मैं बस चाहता हूं कि आप मुझे परेशान करें। परेशानी की बात नहीं है, वो मेरे लिए अच्छा चीज रहेगा कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट मुझे लिखेगा कि हैशटैग आस्क आकाश, क्या लिखना है, हैशटैग आस्क आकाश, इतना आप लिख के मुझे मेल में भेज दीजिए। हर कोई नहीं भेजेगा, आई नो, क्योंकि हर कोई यहां तक वीडियो नहीं देख रहा है। आप अगर भेजेंगे, कुछ पर्सनल लेवल पे आपका डाउट है, मुझे मेल कर लीजिए, मैं 100% आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है।
फिर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको वीडियो के फॉर्म में बता दूंगा, लेकिन ये आप मेल मुझे भेज दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, जय हिंद।